Hello guys, welcome back to our channel Duo Reacts. Again, today we are going to continue The where part 2 yes, where we from left Deshbhakt video. where we left last video. This is going to be part 2 of the incident that happened in Kashmir. And Pahalgam. तो देखते हैं वीडियो टाइटल है पार्ट 2 पहलगम सिक्योरिटी फेलियर एंड हु इज रिस्पांसिबल exposing Park's double game and Akash Banerjee point. So let's see, without wasting your time, Yes. let's see how this is gonna be. If you are new to this channel, we have reacted to part one also, so you can check that out too. इससे आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे उसमें कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस पूरे इंसिडेंट पे. लेट्स सी कि आगे इस इंसिडेंट पे क्या न्यूज फर्दर सामने आती है क्या फर्दर कौन प्रोसेस. इसके पीछे असली में यस. इसका हाथ पहलगाम में आतंकी हमले के 24 घंटे के अंदर अंदर हम ये साफ साफ बोल सकते हैं कि जिहादियों का जो प्लानिंग था, जो मकसद था, वो दो मेन जो मकसद हैं वो पूरे हो चुके हैं। जिस तरीके से सटीकता से इस अटैक को प्लान किया गया था, टूरिस्ट को टारगेट किया गया था, और ये जानते हुए कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं इज इट जिहाद. जिहाद तो वो होता है कि आप पे कोई हो जाए और आप किसी के खिलाफ जिहाद कर. हाँ, तो जिहादी बोलना तो इट्स नॉट. नॉट राइट वर्ड. यस, जिहादी तो नहीं कहेंगे इनको, क्योंकि वो तो टूरिस्ट थे, उन्होंने कुछ किया तो था. दो मेन जो मकसद हैं वो पूरे हो चुके हैं। जिस तरीके से सटीकता से इस अटैक को प्लान किया गया था, टूरिस्ट को टारगेट किया गया था, और ये जानते हुए कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, वो भाग निकलेंगे और 24 घंटे बाद तक भी अभी तक भागे हुए हैं, वो एक चीज पर वो सफल रहे। और दूसरी बड़ी सफलता उनको इस बात पर मिली कि जो एक लॉन्ग टर्म मैसेज, जाओ मोदी को जाकर बता दो हमने क्या किया है, लोगों के अंदर एक शक और एक बंटवारा और एक कम्युनल टेंशन जो पैदा करना था, वो भी सक्सेसफुल ही आप मान सकते हो। देशभक्त में के पहले एपिसोड में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे प्लानिंग की गई और इमीडिएट आफ्टरमाथ क्या हुआ। लेकिन अब 24 घंटे के बाद इस बात पर भी सवाल उठाना जरूरी हो चुका है कि इस हमले का जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस कौन होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और इंडिया इस सब के बीच में क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले जो शक का माहौल और कम्युनल माहौल जो पैदा हो चुका है पिछले 24 घंटों के अंदर, उसे आई थिंक इंडिया ने काफी कुछ एक्शंस ले लिए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, जैसे क्योंकि इंडस विदाउट रिवर एनी का एविडेंस फर्स्ट तो उन्होंने ब्लेम किया पाकिस्तान को. एंड इंडस रिवर का फ्लो भी रोक दिया. एंड इन द लास्ट वीडियो हमें नहीं पता था कि किसी ने क्लेम किया है कि नहीं, बट स्टिल नोबडी हैज क्लेम आई कि थिंक उनका किसी भी ताल्लुक है इस इंसिडेंट से. अभी तक कोई भी पाकिस्तान से ये चीज़ बाहर नहीं आई है कि किसी ने इस अटैक को अंजाम दिया है, इस टेररिस्ट अटैक को. बट लेट्स सी, इंडिया ने आई थिंक इंडस इंडस ट्रीटी वाटर को ट्रीटी सस्पेंड को कर दिया है अभी सस्पेंड फिलहाल के लिए. किया इमीडिएट इफेक्ट में, और आई थिंक उन्होंने बॉर्डर्स भी बंद कर दिए. मैंने 48 आवर्स का टाइम दे दिया है जो पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ थे उनको निकलने के लिए. यस. से भी एड्रेस करना जरूरी है। क्या ये एक कम्युनल अटैक था? बिल्कुल था। जिस तरीके से नाम पूछकर, कपड़े उतार कर हिंदुओं को मारा गया है, इस पर कोई शक और डिबेट की बात नहीं है कि एक कम्युनल अटैक ये था, इसको इसी तरीके की अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर आप रिपोर्ट्स देखें जो आ रही हैं वैली से, सैयद अली हुसैन शाह पूनीवाला एकलौता इंसान, ना कोई टूरिस्ट ना और कोई सिक्योरिटी फोर्सेस तो थी नहीं, एक पोनी वाला ने कम से कम कोशिश की थी आतंकियों के साथ लड़ने की और राइफल छीनने की, जिसके वजह से उसे मार दिया जाता है। तो हम लोग जैसे इसको एक ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करते हैं, अस वर्सेस देम करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में कभी भी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता है, बहुत शेड्स ऑफ ग्रे रहते हैं। जहां पाकिस्तानी टेररिस्ट और जिहादी और उनके मास्टरमाइंड्स चाहते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाकर देश को और लहूलुहान किया जाए, वहीं हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का उमाड़ आया है, लोगों में उबाल है, गुस्सा है इस चीज को लेकर, क्योंकि उन्हें भी मालूम है
कि सबसे ज्यादा हानि किसको पहुंचने वाली है, मुसलमानों को पहुंचने वाली है। सबसे ज्यादा लॉस किसका होने वाला है कश्मीर वैली में, वो भी मुसलमानों का ही होने वाला है अगर टूरिस्ट वहां से निकल जाते हैं। 7-7.5 करोड़ के लॉस की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए देशभक्त के एपिसोड में मैं कहूंगा कि वो लोग जो इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान नहीं देख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म गेम नहीं समझ रहे हैं, वो सबसे बड़े ट्रेटर्स हैं, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। क्योंकि हमने पिछले 24 घंटे में यह देखा और खूब देखा कि किस तरीके से सरकार का बचाव करने के लिए तांडव किया जा रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम कर रहा है, कोई सेक्युलरिस्ट को ब्लेम कर रहा है, कोई एक्टर को ब्लेम कर रहा है, कोई क्रिकेटर को ब्लेम कर रहा है। लेकिन यह सवाल बहुत कम लोग उठा रहे हैं कि इतना बड़ा आतंकी हमला, और वो भी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के इतने दूर हो कैसे गया, और इतनी सफलता से वो लोग भाग कैसे गए। और दूसरा बड़ा सवाल जो आज हम देशभक्त पर पूछना चाहेंगे कि अब जब इतना बड़ा अटैक हो गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा, सिक्योरिटी लैप्सेस कौन देखेगा, और पाकिस्तान के साथ अब क्या बड़ा सलूक किया जाए जिससे पाकिस्तान थर थर कांपे और 10, 15, 20 हजार बार सोचे ऐसे अटैक करने से पहले। अब आप इससे सबसे पहले बोलोगे कि इतनी कॉन्फिडेंटली हम पाकिस्तान की बात कैसे कर सकते हैं, कि इसके पीछे पाकिस्तान कैसे है। सबसे पहले वो आंसर कर देते हैं, फिर हम जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात। सबसे पहले सुन लेते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है। हाल जैसे भी हो, बदतर हो या बद से बदतर हो पाकिस्तान के, लेकिन कश्मीर का सपना कोई नहीं छोड़ना चाहता है। हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि एक ख्याली पुलाव देकर लोगों को भी खुश रखा जाए कि आपकी हालत जितनी खराब हो ठीक है, लेकिन एक दिन हमें पाकिस्तान को, हमें कश्मीर मिल जाएगा। जनरल मुनीर की बात सुन लीजिए और समझ लीजिए कि पिछले ही हफ्ते जनरल मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी चीफ ने क्या कहा और मंसूबे क्या है पाकिस्तान आर्मी के। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अगर जनरल मुनीर की आवाज आपको थोड़ी लड़खड़ाती हुई समझ में आ नहीं रही है कि एग्जैक्टली वो बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने एडिटर को बोला कि एडिटर, ये जरा वीडियो फुटेज जो है इसको थोड़ा क्लियर करके दिखो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो और वीडियो में। तो एडिटर ने इस वीडियो को क्लियर किया और उसके बाद जो नतीजा आया वो ये है। Government stance on Kashmir is absolutely clear. Not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जनरल मुनीर उसी अंकल की तरह लगते हैं जो 5 पैग लगाकर फिर बोलते हैं कि हम दुनिया को कॉन्कर कर लेंगे। अरे जनरल मुनीर, ठीक है कश्मीर की बात कर लेंगे कभी 100-200 साल में, पहले अपना जीडीपी तो देख लो। 2.5% पर लुटके पड़े हो, आईएमएफ बेल आउट पर चल रहे हो, भिखारी का कटोरा लेकर काम कर रहे हो। आईएमएफ अगर हट जाए तो तुम्हारा देश कल कोलैप्स कर जाएगा। लोगों की आमदनी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अरे कुछ तो ठीक कर लो। आप इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में डूबे जा रहे हो और कश्मीर के सपने दिखाए जा रहे हो। कम से कम थोड़ा सा हाल ठीक कर लो, फिर बोलने लायक हो। अभी आप दारू वारू पीजिए, ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि लोगों को आप ये सब बोलते हो और हम छोड़ेंगे नहीं और हम अपने भाइयों को कश्मीर में सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब टेरर अटैक हो जाता है तब फिर आप हाय 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 दैया करके रोने लगते हो, कहते हो कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। 26/11 कसब आपके देश से आया है, रिकॉर्डेड है, आपकी मीडिया ने कवर किया, बोला कहा हमें नहीं मालूम है। पुलवामा आपको नहीं मालूम है, उरी आपको नहीं मालूम है, दाऊद आपके यहां नहीं था, नहीं वो बिन लादेन भी आपके यहां नहीं होगा, वो भी डिनाई कर दो। माय क्वेश्चन टू इवन पाकिस्तानीज इज कि भाई खुद देख लो आपकी सरकार क्या कर रही है। दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट आपके देश से निकला है, तो ये डिनायल मोड पे रह के कोई काम नहीं। और बलूचिस्तान 10 बार बोल लो, मैं तो कहूंगा कि अगर भारत बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बहुत अच्छा काम हो चुका होता, बलूचिस्तान का खेल खत्म हो चुका होता। तो वो ख्याली पुलाव पकाना है तो पका लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी में भी जीने की जरूरत है। दूसरा एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है, अगर किसी ने भी अगर फौज देखा हो, अगर स्ट्रेटजी समझा हो, तो वो ये जानता है कि ऐसे सोफिस्टिकेटेड अटैक्स, आप बोलोगे 26/11 अपने आप आदमी के पास जीपीएस सेट्स आ गए, वो समुंदर के थ्रू मुंबई आ गया, या फिर कोई ऐसे ही 300 kgs RDX लाकर पुलवामा कर देगा, या फिर उरी में आतंकी हमला, इस सब के पीछे बहुत हाई एंड सपोर्ट चाहिए होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग चाहिए होता है। ऐसे ही अटैक्स नहीं हो जाते। और हाँ, बात सही है कि हाइब्रिड टेररिस्ट भी हैं, लोकल टेररिस्ट भी जन्मे हैं, लेकिन उनको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता है। 24 घंटे हो गए, ये बंदे कहां से गायब हो गए, तो सोचिए कितनी सटीक तरीके से प्लानिंग हुई और एग्जीक्यूशन के बाद निकलने के रास्ते भी तय थे। तो क्लियरली इसके पीछे बहुत बड़ा एक मास्टरमाइंड है, हाथ है, सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड सिस्टम है। एंड फाइनली तीसरा पॉइंट बहुत ही कॉमन सेंसिकल पॉइंट है जो कश्मीर की इकोनॉमी को समझता है। कश्मीर, अगर आप
25 साल का भी हिस्ट्री खंगाल के देख लोगे तो सिटीजन्स पर हमला नहीं होता है इतना ज्यादा, टूरिस्ट पर तो हमला नहीं होता है। सोचिए 25 साल में वर्स्ट अटैक ऑन सिटीजन्स है जहां 28 लोग मारे गए हैं। अब 2001 के बाद इतना बड़ा अटैक क्यों होता है और टूरिस्ट को क्यों टारगेट किया जाता है? जो लोकल टेररिस्ट होगा, हाइब्रिड टेररिस्ट होगा, अगर उसे ब्रेन वॉश भी कर दिया गया हो, और पिछले बार हुआ भी ऐसा है, लेकिन कभी वो टूरिस्ट को अटैक नहीं करता है बिकॉज 7,500 करोड़ रुपए सेकंड हाईएस्ट इनकम स्ट्रीम जम्मू एंड कश्मीर का, उस वैली का आपका टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर के बाद टूरिज्म है। अपने पैर पर कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता है। अगर डोमेस्टिक टेरर भी होता है, हाइब्रिड टेररिस्ट भी होता है, ब्रेन वॉश टेररिस्ट भी होता है, वो ऐसा काम नहीं करता। तो क्या डेस्पिरेशन हो गई पाकिस्तान को कि भैया इतने सारे अगर टूरिस्ट आने लगे, 50-50 हजार टूरिस्ट अगर इस रीजन में आने लगे तो दिक्कत तो जरूर हो जाएगी। तो इसी के लिए पाकिस्तान पर सवाल तो काफी उठते हैं उनकी हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सवाल भारत सरकार पर नहीं उठते हैं। भारत सरकार को भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। पाकिस्तान के साथ तो निपटेंगे ही, बिल्कुल निपटेंगे, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबल सवालों का जवाब हमें भी देना होगा। अब चाहे इसके लिए जूते पड़े या मदर सिस्टर सुनना पड़े, लेकिन ये सवाल पूछने जरूरी है, क्योंकि पुलवामा के बाद ये सवाल हमने नहीं पूछे थे। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक तो जरूर हो गया, लेकिन पुलवामा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे पहुंचा? पुलवामा की इंटरनल इंफॉर्मेशन कहां से निकली? पुलवामा की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? उन सब सवालों के जवाब आज तक हमारे पास है नहीं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं पहलगाम में क्या हुआ। कुछ सवाल हैं, अगर अनकंफर्टेबल लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि 2000 लोग यहां जो हैं, उसके लिए आपके पास कोई सिक्योरिटी अपैरेटस क्यों नहीं थी? इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर आपके पास कैसे हो गई कि आप बोल रहे हो कि टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है, हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और आपके पास एक भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि इतना बड़ा एक अटैक प्लान हो रहा है? उसके बाद लॉजिस्टिकल अपैरेटस देखिए कि कितनी देर हो गई आपको वहां तक पहुंचने के लिए, कितनी सटीकता से टेररिस्ट ने सोचा कि यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपके वहां तक पहुंचने में, हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करने में कितने लोगों की और मौत हुई, इसका जवाब भी जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अटैक तो हुआ है, चलिए मान लिया आपने बहुत सारी गाली गलौज सुना दी, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, उस पर भी कोई शक नहीं, हमने पहले ही बता दिया, कलमा भी पढ़ने को बोला, कपड़े भी उतारे गए, आईडी कार्ड भी देखे गए, मान लिया दैट देयर इज अ रिलीजियस एंगल टू इट। लेकिन रिलीजियस एंगल के बाद भी सवाल तब भी उठता है, ये अटैक कैसे हो पाया? इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमारे सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत क्यों नहीं है? चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो या वो टेरर अटैक हो, क्या इसके लिए भी हम फिर नेहरू या बाबर या औरंगजेब या ब्रिटिशर्स को ब्लेम करेंगे, या बोलेंगे हां किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां बनती है कि इतना बोलने के बाद, और आपने बोला है, ये बात रिकॉर्ड पर बोला है कि हमने काबू पा लिया है टेरर सिचुएशन पर, सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, टूरिस्ट बेखौफ यहां जा सकते हैं, तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये एक अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमें जरूर चाहिए। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया है, जो कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने किया है, वो हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस के लिए एक और बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा कर देता है। सिर्फ टेररिस्ट यहां नहीं, अगर आप मैप देखें, रूट चार्ट करें, तो 150 से 200 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर से है। इसका मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन अभी भी बॉर्डर से जारी है, जबकि हमें बोला गया था कि पाकिस्तान से बॉर्डर हमारी सील हो चुकी है। और दूसरी बात कि इतना लंबा रास्ता तय करके, ये नहीं कि सिर्फ पहलगाम में ये इंसिडेंट हुआ है, आपने बॉर्डर पार किया है, 100-200 किलोमीटर आप डिस्टेंस क्रॉस करके यहां अटैक कर रहे हो, और फिर 24 घंटे तक आपको कोई पकड़ नहीं पाता है। मैं देर तक वेट करके ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं। आशा करता हूं जब तक आप ये एपिसोड देख रहे हो तब तक कोई ब्रेक थ्रू मिला हो। अभी तक हमारे पास फोटोज हैं जो सरकार ने रिलीज किए हैं, जो 2 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और जो 2 द रेजिस्टेंस फ्रंट के जो चूहे हैं, लश्कर ए तोयबा का शैडो ऑर्गेनाइजेशन, जिससे लश्कर ए तोयबा के ऊपर और आंच ना लगे फाइनेंशियल, और उस पर हम आते हैं कि हम आंच कैसे लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक फोटो जारी किया है। आशा करता हूं कि इस एपिसोड को पब्लिश करते करते इस पर भी हमें ब्रेक थ्रू मिले। लेकिन ये हेडलाइन देखिए, ये भी भारत है, और ये भी जवाबदेही का एक स्टांस था। जब 26/11 हुआ था 2008 में, उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर, 26/11 के सेम हफ्ते के अंदर अंदर शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, MK नारायणन NSA से रिजाइन कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं एक जवाबदेही थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 26/11 है, मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि किसी को रिजाइन देना है, अभी देना है, जरूरी है,
लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। अच्छा चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, कहीं ना कहीं हम सवाल पूछ सकते हैं या सवाल भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर आप अमित शाह की बिहेवियर देखो, जिस तरीके से मीडिया ने भी दर्शाने की कोशिश की है, वही मीडिया जो चढ़ चुका था यूपीए के ऊपर, जो चढ़ चुका था शिवराज पाटिल के ऊपर, वही मीडिया इस तरीके से अमित शाह की एक्टिविटीज को दर्शा रही है जैसे उन्होंने कोई किला फतेह करके रखा हो, इलेक्शन जीत कर आ रहे हो, 50-60 गाड़ियों का कॉन्वॉय चल रहा है, उसी से 10 गाड़ियां अगर वहां होती पहलगाम में तो यह सिचुएशन ना होता। हेलीकॉप्टर से टूरिंग हो रही है, रेड कारपेट लगाए जा रहे हैं। ऑप्टिक्स तो इतना तो हमें भी समझ में आता है कि इस दुखद घटना के समय आप अपनी फुटेज ना बढ़ाएं, अपनी ऑप्टिक्स ना देखें, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं, क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है, 28 लोग मारे गए हैं, वहां जेडी वैंस के लिए नचनिया है, वहां नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में नाच देख रहे हैं, कम से कम नाच गाने का प्रोग्राम तो बंद कर दो भाई, इतने लोग मारे गए हैं, या इसमें भी फोटो अपॉर्चुनिटी और ऑप्टिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कुछ सवाल जरूर है। इस अटैक को लेकर मेरे पास कुछ सवाल हैं, अगर बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहूंगा। 2000 लोग और सिक्योरिटी फोर्स 0, ये जानबूझ के किया गया था, इंटरनल हेल्प के साथ किया गया था, या इतनी बड़ी ब्लंडर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी? क्या लोकल सपोर्ट था? बहुत लोग मानते हैं, मैं भी बोलता हूं कि लोकल सपोर्ट जरूर है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बैठकर बोले कि जम्मू एंड कश्मीर को ही अबैंडन कर दिया जाए, सारा टूरिस्ट हम छोड़ देते हैं और ये स्टेट मर जाए। लेकिन जो लोकल सपोर्ट है, उस लोकल सपोर्ट को देखने की दरकार है कि क्यों ये लोकल सपोर्ट यहां था, ये लोकल सपोर्ट तक हम पहुंच क्यों नहीं पाए। इसका मतलब है कि अभी भी इनरोड्स हम बना नहीं पाए हैं। कश्मीर को जीतने का, कश्मीर को कंट्रोल करने का, कश्मीर के साथ डील करने का एक पुराना फॉर्मूला है गन्स प्लस हार्ट, गन्स प्लस रोज। वो दिलों तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन गन के बूते पर आप उतना नहीं चल सकते हो, ये बात भी समझने की जरूरत है। कितने लोग मारे गए डिले में, कि जब आपने सिक्योरिटी अपैरेटस वहां थी नहीं, तो फिर हेलीकॉप्टर जब आपने लगाया तो कितने लोग मारे गए। टूरिज्म एकदम नॉर्मल हो चुका है, टेररिज्म खत्म हो चुका है, ये किसने कहा, क्यों कहा, क्या लोगों को झूठ बोला गया था? जीडी बख्शी एक डिबेट में एक सही चीज बोलते हैं कि किस तरीके से हमारी रिक्रूटमेंट कोविड के बाद कम हुई है और उसी का खामियाजा यहां भुगतना पड़ा है। क्या यह सच है कि किसी वजह से हमने रिक्रूटमेंट कम होने के वजह से अग्निवीर स्कीम के चलते ये हमें तो भुगतना नहीं पड़ा? और हां, ये बात भी सही है कि अगर आप इसको कम्युनल एंगल से भी देखते हो, तो क्या सरकार इस बात से अग्री कर रही है, जो हम ऑनलाइन मीडिया पर देख रहे हैं, कि कश्मीर को बॉयकॉट कर दो, यहां हम जाएंगे नहीं? क्योंकि टेररिस्ट तो यही चाहते हैं, टेररिस्ट तो यही चाहते हैं कि एक ये हिंदू मुसलमान इशू बन जाए, ये कम्युनल इशू बन जाए और कश्मीर को बॉयकॉट कर दिया जाए, टूरिस्ट ना जाए। तो जो सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, ये जो पागलपंती चल रही है सोशल मीडिया में, टूरिस्ट को रोको, वो तो टेररिस्ट के लिए सबसे बढ़िया चीज है, वही तो वो सुनना चाहते हैं। क्या सरकार भी यही चाहती है, या सरकार इसे इस्तेमाल कर रही है इसीलिए क्योंकि मेरे ऊपर सवाल नहीं आ रहा है, सरकार के ऊपर सवाल नहीं आ रहा है, चलो लोग, तुम लोग आपस में लड़ते रहो? ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं तो मैं ये बोलूंगा कि चलिए हम पास रिकॉर्ड की भी बात नहीं करते हैं, चाहे वो कंट्रोवर्शियल है ही है, लेकिन एनएसए की उम्र, डोभाल साहब की उम्र 80 साल की हो गई है। टाइम फॉर सम फ्रेश ब्लड। आप एक रोल पे आ जाइए, आप एक मेंटोर के रोल पर आ जाइए, लेकिन ऑब्वियसली हमें और प्रोएक्टिव लोग चाहिए ऑन द ग्राउंड। चलिए, ये तो बात हो गई कुछ सवाल के। आई होप दैट ये सवाल हम पूछें, लेकिन पाकिस्तान की जवाबदेही कहां चली जाएगी? कहीं ना कहीं तो हमें यह भी बताना होगा कि बॉस ये तो ना चल पाएगा। और अगर आप अभी भी उसी सुर पर अटके हो कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं करना धरना है, तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन साफ साफ बात है कि पाकिस्तान बहुत सालों से टेरर स्टेट की कगार पर खड़ा था, उसे टेरर स्टेट डिक्लेयर करने के कोशिशें हुई हैं, लेकिन वॉर ऑन टेरर के चलते अमेरिका को एक टाइम पर दरकार थी पाकिस्तान की, चाइना का सपोर्ट था। क्या अमेरिका आज पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? शायद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो क्लियरली ये बात बोल चुके हैं कि वो इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। क्या हम चाइना को ओवरकम करके फिर से पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करा सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, उसामा बिन लादेन तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दुनिया भर के सारे टेररिस्ट तो वहीं पड़े हुए हैं, रिटायरमेंट होम बना दिया है टेररिस्टों ने अपना वहां। मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद के वहीं पड़े हुए हैं, ISI के पालतू, 2019 पुलवामा, 2001 पार्लियामेंट अटैक, कुख्यात टेररिस्ट आराम से घूमते फिरते हैं, हाल ही में स्पीच भी देते हुए नजर आए। इनको क्यों छोड़ा जाए? इनको डिमांड किया जाए कि जैसे तहव्वुर राना को अमेरिका से हमने डिपोर्ट कराया, वैसे पाकिस्तान भी हमें ये भेजे। हाफिज सईद, जिनका ये नाजायज औलाद अभी है, ये है द रेजिस्टेंस फ्रंट,
इनको क्यों छोड़ के रखे हैं? 26/11 अटैक प्लान करके वहां बैठे हुए हैं, इनको भी बोला जाए कि बॉस ये या तो दिखेंगे या तो हम एरियल स्ट्राइक करेंगे इनके ऊपर, या तो इनको हैंड ओवर कर दो। सिविलियन मौतें होंगी तो होंगी, क्योंकि एक बात समझने की दरकार है कि ये एक मिलिट्री स्ट्राइक या मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर स्ट्राइक नहीं था, सिविलियंस के ऊपर डायरेक्टेड टारगेटेड स्ट्राइक था। ये पूरा डायनामिक्स चेंज कर सकता है कि भारत अब क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कोलैटरल डैमेज हो सकता है या कोलैटरल डैमेज नहीं हो सकता है। सप्लाई लाइंस आप हिट कर सकते हो, जो चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं या जा रही हैं। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपने ऑलरेडी संसद में बोल के रखा है कि आप एक्शन लोगे, आप वहां एक्शन ले सकते हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हिट कर सकते हो पाकिस्तान के। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस चीज़ पर मैं हमेशा फोकस करता हूं, 2018 से लेकर 2022 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालकर रखा था। पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालते हैं, उनकी फॉरेन फंडिंग रुकवा देते हैं, IMF से फंडिंग रुकवा देते हैं, खुद ही फिर कटोरा लेकर रास्ते पर आ जाएंगे। और अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये शब्द पाकिस्तान सरकार के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। पाकिस्तान के लोग भी परेशान आ चुके हैं जिस तरीके से डीप स्टेट काम करता है, जिस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पाकिस्तान आर्मी, ISI और उनके जो पिट्ठू हैं वो काम करते हैं। इसको चेंज करने का वक्त अब आ चुका है। एंड में बस मैं यही बोलूंगा कि टाइम आ चुका है कि सरकार, और मैं मानता हूं सरकार कैपेबल है, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार अपनी कैपेबिलिटी और कहीं दिखा रही है। अगर गृह मंत्री गृह के बारे में देखें और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा कम देखें तो हमारा होम डिपार्टमेंट बिल्कुल सेफ हो सकता है, हमारा देश सेफ रह सकता है। अगर सरकार की एजेंसीज दूसरे को धमकाए, देश से बाहर के एजेंट्स को धमकाए, ना कि वॉइसेस ऑफ ऑपोजिशन को धमकाए, तो बहुत ज्यादा भला हो सकता है देश का। प्रॉब्लम यह हो गया है कि हमारा जो फोकस है वो पॉलिटिक्स में और लोगों को दबाने में बहुत ज्यादा निकल गया है, जबकि जो टेररिस्ट्स हैं जिस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं, जिस आराम तरीके से उन्होंने अटैक करके भागे हैं, उससे क्लियरली दिखा गया है कि एक शिफ्ट की, एक फोकस शिफ्ट की जरूर दरकार है। सवाल उठें, सवाल उठने भी चाहिए और एक्शन हमें लेना चाहिए, उसमें भी कोई डाउट नहीं, लेकिन जो हमारी गलतियां हैं उसे भी देखना जरूरी है। एंड में बस ये कहूंगा कि अगर आप सच्ची में देशभक्त हो तो पाकिस्तान का ये गेम समझो, ये भी समझो कि सबसे ज्यादा हर्ट कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा मरे कौन है पिछले इतने सालों में, और वो समझो कि पाकिस्तान हमें कैसे डिवाइड करने की और ब्लीड बाय 1000 कट्स करने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान के गेम को आप सपोर्ट करते हो तो और करो बंटवारा, अगर पाकिस्तान के गेम को आप समझते हो तो ये डिमांड करो कि एक्शन हो, और ऐसा एक्शन हो कि पाकिस्तान फिर सोचता ही रहे कि ये हमने क्या कर डाला। तो भाई ओह, मेरे वीडियो में पूरा खो गया था। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज पे? मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफा ताली नहीं बजती। इल्जाम या एक तरफा ताली नहीं बजती। कोई तो था दूसरी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि क्यों? कश्मीर की तरफ, कश्मीर के लोगों लोकल का सपोर्ट भी हो, लोकल बट इतना सपोर्ट नहीं होता कि आर्मी जो है, क्योंकि वो जो एरिया था वो इंडिया के अंडर आता है, इंडिया एडमिनिस्ट्रेट के अंडर आता है वो एरिया, एंड इंडियन फोर्सेस वहाँ मौजूद नहीं थी, तो इसमें लोकल टेरर आप इस तरह नहीं कह आई सकते। थिंक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है हाँ, वहाँ पर। एंड आई थिंक अभी तक कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं आया कि फ्रंट ऑन पे आप पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हो। हाँ लेकिन कोई कल मैंने देखा था किसी जगह पर कि लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ से ऑपरेट होती है। तो पता नहीं किस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं। तो एंड काफ़ी टेररिस्ट हमने दिए हैं वो तो हमें पता है, अपने मुल्क में। टेररिस्ट तो है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने ही बनाई हैं। बट ये जो भी हमला हुआ है वो तो सही, उसमें सिविलियंस को टारगेट करना, टूरिस्ट को टारगेट करना, ये काफ़ी गलत है। और आई डोंट थिंक सो कि हमें उन्हें मुस्लिम कहना चाहिए, कि मुस्लिम जिहादी जो वर्ड उनके साथ यूज़ किया जा रहा है, ये काफ़ी रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि जिहादी उनको कहा जाता है जैसे कि देखिए अगर वो आपके मारे तो आप उनके खिलाफ जिहाद कर रहे हो। जैसे कि कोई अगर Let's होता कि suppose कश्मीर आपके रिलीजन के अगेंस्ट बोलता है,
देन आप उसके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं उसको आप अपनी उसमें कहेंगे कि जिहाद कर रहे हैं। दैट्स हाउ जिहाद वर्क्स। अगर आप नॉर्मल पीपल को मार रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, तो विदाउट रीजन। विदाउट रीजन, तो वो जिहाद नहीं होता, वो तो फिर इविल एक्टिविटी होती है। सो या आई थिंक दोनों तरफ से गलतियां दोनों हुई। दोनों गलती तो तरफ फिलहाल से हुई है इंडिया से। इन्वॉल्वमेंट लाजमी थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इंडिया को ही पर सबसे पहले क्वेश्चन अपने घर में करना चाहिए इन्हें कि व्हाई देयर वाज नो सिक्योरिटी एंड हाउ डिड दे एस्केप आफ्टर, एस्केप कोई कैसे कर सकता है? वो भी 200 100 किलोमीटर, किलोमीटर्स 200 200 किलोमीटर किलोमीटर्स इतनी बड़ी, और अब पूरा इतना बड़ा एरिया जब डिस्टेंस। बॉर्डर आर्मी को पता चल गया था उसी वक्त ही ये हमला हो चुका है। हाँ लेट आई काफी मदद भी। या इसका मतलब कि उस एरिया में, पूरे एरिया में नहीं थी, सिक्योरिटी क्लोज मौजूद नहीं क्लोज थी। तक नहीं थी कहीं भी। सो एंड द वर्ड्स के मोदी को बता देना और ये ये हाँ ट्रिगर करता है कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को भी और या लोगों को भी। और मुस्लिम्स के कार्ड पूछ पूछ के मारना, ऐसा हाँ कुछ आई डोंट थिंक सो। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी पहले नहीं टेररिस्ट हुआ। हमले करने से पहले पूछता ये थोड़ी। 110% इस एंगल से दिखाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम्स ने ये अटैक किया है एंड दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग जिहाद वर्ड विद दोज पीपल्स एंड या आई थिंक सो। फर्स्ट क्वेश्चन इन्हें अपनी गवर्नमेंट से करना चाहिए कि व्हाई देयर वाज नो सिक्योरिटी देयर एंड हाउ डिड दे एस्केप आफ्टर planning a biggest attack after 2001, not on military but on local 2008 terrorists. Without what? after 2008 After 2008. Yes. So yeah, that's it. This is where we will end our video. I think it's a part 3 भी just upload हुआ है. So we will look into that too, and we will see you in the next video. तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। ख्याल रखें। टेक केयर। Take care.